गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी स्टडी में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आज के करंट अफेयर के इस सेशन की और आज है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन मंत्री जिनका नाम है जी किशन रेड्डी नए बने हैं, तो इनका नया नाम है और नया पदभार है, तो इनका नाम भी आप आज से याद कर लीजिए कि नए पर्यटन मंत्री जो हैं वो बन गए हैं श्री जी किशन रेड्डी और इन्होंने ब्रिक्स के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो हाल ही में इनके द्वारा ये बैठक की अध्यक्षता की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको जानना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो ब्रिक्स सबसे आसान है क्योंकि इसका जो नाम है इसी में इसके देशों के नाम भी छुपे हुए हैं। बी से हो जाता है ब्राज़ील, फिर आई से हमारा इंडिया हो जाता है, आर से हो जाता है रशिया और सी से चाइना और हो जाता है एस से दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसमें ये 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जिसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। ब्रिक्स की जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इसकी एक बैंक भी है, नेशनल जो एनडीबी बैंक जिसे बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनकी बैंक है। तो जो भी फाइनेंशियल हेल्प होती है इन 5 देशों को, तो वो ये सारे 5 देश हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये जो है ब्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। आप मतलब देख सकते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, कौन अध्यक्षता कर रहा है। अभी भारत के पास अध्यक्षता है, तो इसलिए इसके जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। और वो भी पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है, ये मेन वाली बैठक नहीं है। कई बार इसमें बैठक होती है वित्त मंत्रियों की होती है, बैंक्स की होती है, तो यहाँ पर पर्यटन मंत्रियों की बैठक फिलहाल के लिए हुई है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के कौन से मंत्री ने वन धन विकास योजना की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के वो मंत्री कौन है जिनके द्वारा वन धन विकास योजना की घोषणा की गई है। तो ट्राइफेड के साथ में मिलकर के ये काम किया जा रहा है और अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो हो जाते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। इनका पदभार पहले भी यही था और अभी भी यही है। तो कैबिनेट में परिवर्तन के बाद भी अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और जिनके द्वारा वन धन विकास योजना की शुरुआत की गई है कि किस प्रकार से जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं जो रहती हैं जंगलों में, वो किस प्रकार से जंगलों से अपना व्यापार कर सकती हैं, वहाँ के जो भी जंगल के उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके किसी न किसी रूप में वहाँ से अपनी जीवन यापन को चला सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वन धन विकास योजना ट्राइफेड के साथ में मिलकर जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर जनजातीय जो मंत्रालय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने लोगों की मृत्यु हर 1 मिनट में भूख से हो जाती है। तो हमने पढ़ा था कि 11 लोगों की मौत हर मिनट में, मतलब हर 1 मिनट में 11 व्यक्ति मर जाते हैं और वो भी भूख के कारण। और ये जो है आंकड़ा 6 गुना बढ़ गया है कोविड-19 क्राइसिस के कारण। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुपोषण का भी जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से शिकार हो रही है। जिस आंकड़े को घटना चाहिए था वो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं कोविड-19 है, क्योंकि उसमें लोगों के लिए कुछ भी भलाई वाले कार्य किए नहीं जा पा रहे हैं। हर इंसान जो है खुद को कोविड-19 से बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। अब हाल ही में न्यूज़ में सुनने के लिए आ रहा था कि तीसरी लहर की दस्तक दी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा भारत देश का जो मीडिया है तो जनता को इतना ज़्यादा डरा देता है कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं, सरकारें जनता के लिए कुछ करना भी चाहती हैं तो फिर से शांति से बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 2020 में विश्व में 10% जो जनसंख्या है वो कुपोषण का शिकार हुई है। 10% जनसंख्या, और ये भी बढ़े हुए आंकड़े हैं क्योंकि इससे पहले ये आंकड़ा कम हुआ करता था। तो आने वाले समय में जहाँ भुखमरी को कम करना था, क्योंकि ये सतत विकास लक्ष्यों में SDG गोल्स में शामिल है, लेकिन वहाँ पर ये आंकड़ा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? और कारण एक बार फिर से वही है, कोविड-19, क्योंकि ऐसी स्थिति में खेलो इंडिया गेम्स या किसी भी प्रकार के गेम्स का आयोजन भारत में करना तीसरी लहर को बुलावा देने के बराबर है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने कहा है, क्योंकि पंचकुला हरियाणा में ये होने वाले थे, तो हरियाणा सरकार ने फिलहाल के लिए इसको रद्द करने का फैसला कर लिया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि हरियाणा के पंचकुला में होने वाले थे, अब इनको सरकार ने स्थगित करने का मतलब कह दिया है कि अब ये यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। और कारण है कोविड-19, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस भारत से वापस नहीं गया है, तो ये वापस जाएगा भी नहीं। ये धीरे धीरे हम इसके आदी हो जाएंगे और ये अपने आप शांत हो जाएगा और फिर कभी एक नए वेरिएंट के रूप में आगे चल कर के उभरेगा, क्योंकि अब हमें इन सारी समस्याओं से सामना करना ही पड़ेगा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जिनके द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में होने वाले थे, अब ये स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दे दिया है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी जो थी, उनको ये आदेश दिया गया है कि 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी शेर बहादुर देउबा जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद काफ़ी दिनों से खाली था। पहले KP शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री बने, फिर से हटा दिए गए, तो यहाँ पर काफ़ी खींचातानी चल रही थी। अब यहाँ पर शेर बहादुर देउबा जी हमें प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं ये कितने दिनों तक टिक पाते हैं और सरकार इनकी बनी रहती है या एक बार फिर से हमें सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो शेर बहादुर देउबा जी फिलहाल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस, अगर हम मलाला जी की बात करें, ये पाकिस्तान से संबंधित है और पाकिस्तान में इनको बहुत ही कम उम्र में सिर्फ पढ़ने के लिए ये पढ़ने जाना चाहती थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने इनको गोली मार दी थी, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान करता है बराबरी की बातें, मतलब पाकिस्तान का नाम सुनते ही सच में कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। तो पाकिस्तान की फ़िलहाल ये महिला जो है ये थी और इनको फिर इनको गोली मार दी गई, जिसके बाद इन्होंने सरवाइव किया, खुद को बचाया और उसके बाद अब ये फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं रहती हैं। ये भी जानने वाली बात है कि ये पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, ये विदेश में रहती हैं। और लेकिन पाकिस्तान जो देश जिस देश ने इनका समर्थन तक नहीं किया जब इनको गोली मारी गई, उस देश के समर्थन की बातें ये इतने आगे बढ़ चढ़ कर करती हैं कि ये भूल जाती हैं कि भारत जैसा देश, हमारे यहाँ महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है और हम लोग महिलाओं को इतना भी नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए किसी को गोली मार दी जाए। और हम लोगों के साथ ये बराबरी करने की बात करती हैं और भारत के जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर ये प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी यही बनी थी। इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, मलाला यूसुफजई इनका नाम हो जाता है। तो विश्व मलाला दिवस हम 12 जुलाई को मनाते हैं। फिलहाल पर्सनली मुझे मलाला जी का जो सोच है, जो इनके विचार हैं, वो इनके लिए सही होंगे, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, तो इसलिए मुझे इनके विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम हो जाता है क्रिस गेल। आप लोगों ने देखा होगा क्रिस गेल को, क्योंकि जो IPL देखते हैं वो क्रिस गेल को ज़रूर जानते होंगे। तो 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया और दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रमुख व्यक्तित्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है यशपाल शर्मा जी का, और ये क्रिकेट से संबंधित थे, बहुत ही
प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब प्रसिद्ध कैसे कि 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 1983 का वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले यशपाल शर्मा जी भी थे। तो 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और कल यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाथी पांव दवा अभियान को कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये अभियान इनके द्वारा पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के कारण, मतलब कोविड-19 के कारण इस अभियान को फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। तो अब इस अभियान को इस राज्य के द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है, ताकि ये जो फाइलेरिया टाइप का ये जो रोग होता है हाथी पांव, आपने देखा होगा इसमें पैर काफ़ी ज़्यादा मोटा सा हो जाता है, तो इस रोग को रोका जा सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का ये दवा अभियान चल रहा है, जिसको एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और भगत सिंह कोश्यारी जी फिलहाल तो यहाँ के गवर्नर थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? तो 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूके ने भारत को सेबों का निर्यात किया है। जबकि सेब की हम देखें तो भारत में काफ़ी अच्छी उपज होती है, लेकिन उसके बाद भी किसी न किसी कारणवश शायद भारत को आवश्यकता थी, जिसकी वजह से यूके ने 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है भारत को। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यूके ने सेब का निर्यात 50 वर्षों में पहली बार किसे किया है? तो भारत को किया है। और भारत में सेब जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन ठंडे प्रदेशों में सेब की अच्छी खासी उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जो ग्रैंड स्लैम से होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2021 विंबलडन पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बन गया है? 2021 का विंबलडन चल रहा था और आप सभी को पता है विंबलडन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होता है, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, तो ये सारे के सारे जो फ्रेंच ओपन भी इसमें शामिल होता है, ये चारों जो ग्रैंड स्लैम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें विंबलडन चल रहा था, जिसमें विंबलडन जो है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच नंबर 1 खिलाड़ी चल रहे हैं इस टाइम और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने विंबलडन पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये खिताब इन्होंने दूसरा, मतलब इस वर्ष का अगर हम देखें तो दूसरा खिताब जीता, अभी एक खिताब बाकी है। तो अगर वो जीत लेते हैं तो इस वर्ष के लगातार इनके 3 खिताब हो जाएंगे। तो पुरुष एकल वर्ग का, अगर हम महिला एकल वर्ग की बात करें तो एशले बार्टी जी ने जीता है महिला एकल वर्ग में खिताब। और एशले बार्टी अब जो है महिलाओं में नंबर 1 स्थान पर आ गई है, नाओमी ओसाका को पीछे हटाकर। तो नाओमी ओसाका फिलहाल ये खिताब नहीं जीत पाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने फ्रेंच ओपन छोड़ दिया था। अब ये वो हार चुकी हैं और फिलहाल विंबलडन की विजेता एशले बार्टी और नोवाक जोकोविच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो कप का विजेता, ये यूरो कप जो है कौन इसका विजेता बन गया है? तो हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो कप का खिताब किसने जीता है? तो 1968 के बाद ऐसा इस देश ने कर दिखाया है और ये देश बन जाता है इटली। इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है और इंग्लैंड बहुत ही बड़ी टीम थी अगर हम बात करें यूरो कप के हिसाब से। तो यहाँ पर इटली विजेता बन गई है इंग्लैंड को हराकर यूरो के खिताब में। आपको याद रखना है, यूरो में हीरो बना इटली। बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं और इटली ने काफ़ी लंबे समय के बाद ये खिताब जीता है, तो इसलिए इटली का ये जो खिताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।